हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी बदलने के लिए एक प्रस्ताव किया है। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों किस देश ने अपनी राजधानी को बदलने का प्रस्ताव किया है। ऑप्शन ए है दोस्तों कोलंबिया, ऑप्शन बी उरुग्वे, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी नेपाल। तो अभी हाल ही में दोस्तों इंडोनेशिया ने क्या किया है, अपनी राजधानी बदलने के लिए एक बिल पारित कर दिया है। यदि इससे जुड़े अन्य फैक्टों को देखें तो दोस्तों इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदलने के लिए क्या किया है दोस्तों, प्रस्ताव पारित किया है। अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप के कालीमांतान क्षेत्र में पहुंच जाएगी। अब इसे नुस्तारा नाम से जाना जाएगा, नुस्तारा नाम से जाना जाएगा दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों, यह योजना 2019 में लाई गई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हो गई और इस नई राजधानी को सुपर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों किस रूप में विकसित किया जाएगा, सुपर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों क्या है, इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है, किस देश ने अपनी राजधानी बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, तो राइट ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया ने दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष के लिए। अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट मंत्री या इससे जुड़ी पॉइंटों को देखें दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, जिसे NCSK के नाम से जाना जाता है, के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से अगले 3 साल बढ़ाने के लिए दोस्तों मंजूरी दे दी है। और बात करें दोस्तों NCSK की स्थापना 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुई थी। NCSK एक गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों। कैसा निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। NCSK सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट उपक्रमों के संबंधित सरकार को अपनी सिफारिशें देता है दोस्तों, और यह सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याण कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है और विशेष शिकायतों के मामले में जांच आदि करता है। यदि अगले प्रश्न को देखें दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सहमत हुआ है। अभी दोस्तों हाल ही में भारत क्या है दोस्तों, एक देश के साथ समझौता करके आगे क्या किया है, ग्रीन एनर्जी में बढ़ने के लिए अग्रसर हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। कौन है दोस्तों, डेनमार्क। इससे जुड़े अन्य पॉइंटों को देखें दोस्तों, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि दोस्तों भारत और डेनमार्क ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए हैं। हाल ही में संपन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की बैठक में दोनों देशों की रणनीति, प्राथमिकता और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पर भी चर्चा हुई दोस्तों। वहीं बात करें हरित ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है दोस्तों, जैसे सूर्य प्रकाश, वायु, जल आदि से। इस ऊर्जा से जलवायु, पवन, सौर आदि क्या है दोस्तों इसमें शामिल है। उस ऊर्जा में जलवायु विद्युत शामिल है दोस्तों, पवन ऊर्जा, सोलर आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 साल पुराने चिंतामणि पद्य नाटकम पर रोक लगा दी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने दोस्तों 100 साल पुराने चिंतामणि पद्य नाटकम पर रोक लगा दी है। यदि इससे जुड़े अन्य पॉइंटों की बात करें दोस्तों, तो वे हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने 100 साल पुराने चिंतामणि पद्य नाटक पर रोक लगा दी है। यदि बात करें दोस्तों, इस नाटक में हिस्सा लेने वाले सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि उन्हें तेलुगु भाषा में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने को कहा गया था। इस पद्य नाटकम की शुरुआत 1920 में दोस्तों कल्लाकुरी नारायण राव ने की थी। किसने की थी दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1920 में हुई थी, और इसकी शुरुआत कल्लाकुरी नारायण राव ने की थी। यदि बात करें दोस्तों हम अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही भारत ने किस देश के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों। तो अभी देखिए हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों, और इस सहयोग में अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, दीर्घकालिक कृषि, आंतरिक अभियांत्रिकी जैसे क्या है मुद्दे इसमें शामिल किए गए दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एम्प्लॉयड एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट कौन जारी करता है। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुई, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें बात किया जा रहा है इसे कौन जारी करता है। तो इसका जो जारी करता देश है दोस्तों OILO है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करता है।
यदि बात करें दोस्तों तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक स्तर पर बेरोजगार लोगों की तादाद 207 मिलियन के आसपास रह सकती है। कितनी दोस्तों? 2022 तक कहा जा रहा है बेरोजगारों की संख्या 207 मिलियन के आसपास रह सकती है। यह आंकड़ा 2019 में कोरोना महामारी से शुरू होने से पहले की स्थिति से कहीं ज़्यादा भावावक है दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों, हाल ही में ब्राज़ील की एल्जा सेरेसा के 91 की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? मतलब दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ, ब्राज़ील की एक थी एल्जा सेरेसा, उनका 91 वर्ष की में क्या हुआ दोस्तों, निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध जो है दोस्तों वो गायन क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? गायन क्षेत्र से है। ब्राज़ील की अब तक की सबसे महान गायिकाओं में से एक एल्जा सेरेसा का 91 वर्ष की आयु में रियो डी जेनेरियो में निधन हो गया दोस्तों। उनको ब्राज़ीलियाई सांबा की रानी भी कहा जाता था दोस्तों। उन्हें 6 दशकों के करियर में 30 से अधिक एल्बम जारी किए दोस्तों। सेरेसा ने अपने संगीत का इस्तेमाल नस्लवाद और अन्य प्रकार के भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी किया। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है इंडिया बिजनेस स्पेंड इंडिकेटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिजनेस टू बिजनेस खर्च 2022 में कितने फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, 10.3%। अभी बात करें दोस्तों IBSI के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिजनेस टू बिजनेस खर्च 2022 में 10.2% बढ़ाने की उम्मीद है दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार देश के व्यवसायों को खर्च पिछले साल की तिमाही में अन्य देशों की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करें दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस श्रेणियों में भारत का खर्च बढ़ रहा है। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल ही में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना पर कौन से 2 राज्य MOU पर हस्ताक्षर करेंगे? तो ये राज्य जो है दोस्तों वह है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कौन से दोस्तों? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, क्या दोस्तों? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। यदि बात करें इससे जुड़े अन्य प्रश्नों की दोस्तों, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। नदी चैनल में साल भर पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों आदि बद्री से बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना का मकसद सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के साथ ही भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना है दोस्तों। उन्होंने कहा कि बांध के निर्माण में बारिश के मौसम में अत्यधिक बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से भी निपटने में मदद मिलेगी। वहीं बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ में। अभी हाल ही में दोस्तों सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए सर्किट हाउस की उद्घाटन किया दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों इससे जुड़े अन्य फैक्टों की, तो प्रधानमंत्री ने 21 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। नए सर्किट हाउस की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि मौजूदा सरकारी सुविधा मंदिर से बहुत दूर स्थित है। यदि बात करें दोस्तों नए सर्किट हाउस 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा और यह सोमनाथ मंदिर के पास स्थित होगा दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब प्रज्वलित की गई थी? दोस्तों इंडिया गेट पे आपको पता होगा कि अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की गई है और यह कब की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1972 को। कब की गई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1972 को। इससे जुड़े अन्य फैक्टों को देखें दोस्तों तो हाल ही में इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति का विलय दोस्तों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति का प्रज्वलन जो हुआ दोस्तों भारत पाक युद्ध 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिक की याद में किया गया था और इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था दोस्तों। गौरतलब है कि इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सेना द्वारा 1914 से 1921 के दौरान शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में किया गया था दोस्तों, जो इंडिया गेट बना हुआ है। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइल भारत द्वारा किस देश के सहयोग से बनाई गई? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, रूस की सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों बनाई गई? रूस की सहायता से बनाई गई। इससे जुड़े अन्य फैक्टों के बारे में बात करें दोस्तों तो हाल ही में DRDO द्वारा ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया दोस्तों। इस उन्नत संस्करण में स्वदेशी उपकरणों की संख्या को बढ़ाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस की साझेदारी से किया गया है। किसके दोस्तों? भारत एवं रूस की साझेदारी से किया गया है। बात करें दोस्तों तो इसे हवा, जमीन, समुद्र और पानी के नीचे
प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले दोस्तों 11 जनवरी को भारतीय नौसेना ने INS विशाखापत्तनम युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दोस्तों सफल परीक्षण भी किया दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हाल ही में चर्चा में रहा वेब 3.0 का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। किससे है? इंटरनेट से है। किससे है? इंटरनेट से है। यदि बात करें दोस्तों तो वेब 3.0 इंटरनेट भविष्य इंटरनेट का अगला चरण है। यह शब्द पहली बार 2014 में इथेरियम के संस्थापक गोविंद वुड ने दिया था दोस्तों। इसमें क्रिप्टो करेंसी, एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इंटरनेट को विकेंद्रीकृत करने की क्षमता है। इसका उद्देश्य गोपनीयता, डेटा सुरक्षित और मापनीयता में दोस्तों सुधार करना है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, एक्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जेक्टिव निर्माण के सहयोग में शामिल होने वाला 8वां देश कौन सा बना दोस्तों? इसका जो 8वां देश बना दोस्तों, इसमें यदि बताएं दोस्तों 8वां देश शामिल होने वाला 8वां देश जो बना है दोस्तों वह अफ्रीका में बनने वाले स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में बनने वाले स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जेक्टिव के निर्माण में शामिल होने वाला 8वां देश बन गया है दोस्तों। कौन बना है? स्विट्जरलैंड दोस्तों। इसमें शामिल होने वाला कौन देश बन गया? स्विट्जरलैंड बन गया। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में क्या किया दोस्तों? प्रस्तावित सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। इसे दोस्तों 2030 के दशक में शुरुआत तक चालू होने की उम्मीद है दोस्तों। और बात करें SKAO दोस्तों, सालाना 700 पेटाबाइट मापने वाला खगोलीय डेटा उत्पन्न करेगा। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है इथोपिया का एक नया सुपर फूड इंसेक्ट किस फल की प्रजाति है? दोस्तों अभी हाल ही में इथोपिया का सुपर फूड इंसेक्ट किस प्रजाति से संबंधित है इसके बारे में पूछा है। तो ये जो संबंधित है दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है केला से। राइट ऑप्शन ए। किससे? केला से। यदि इससे जुड़े अन्य फैक्टों की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो इससे जुड़े अन्य पॉइंट है दोस्तों, नया सुपर फूड इंसेक्ट केला की प्रजाति है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इथोपियन स्टेपल पॉइंट्स इंसेक्ट एक नया क्या है? सुपर फूड है और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में दोस्तों ये जीवक रक्षक हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस फल की फसल दोस्तों 100 मिलियन लोगों का पेट भर सकती है। यह फल इथोपिया, केन्या, युगांडा, रवांडा सहित अन्य अफ्रीकी देशों में दोस्तों खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती है। तो ये दोस्तों रहे हमारे क्या है टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन। इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये करंट अफेयर बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए दोस्तों सभी को धन्यवाद।